सुनील गर्ग सर, वेलकम टू मनी 9 वंस अगेन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स से, और यहाँ हम निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ का खाता खोला जा सकता है, मंथली इनकम स्कीम बहुत पसंद है लोगों को, एनएससी, केवीपी, रिकरिंग डिपॉजिट, ये जितने भी पोस्ट ऑफिस की योजना है ना, सबसे बड़ी बात है सरकार की बैकिंग रहती है, तो लोगों को लगता है हमारा पैसा जो है यहाँ सुरक्षित है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में कौन सी वो स्कीम है जिसकी मैच्योरिटी के समय आपके पैसे पर टैक्स लगता है और किस पे नहीं लगता है? मुझे जहां तक लगता है पीपीएफ में नहीं लगता होगा, क्योंकि वो ट्रिपल ई के दायरे में आती है। प्रियंका जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि इस देश में सेविंग्स करना एक शगल है लोगों का। और मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सेविंग्स करती हैं अपने भविष्य को लेकर, और विशेषकर महिलाएं महिलाएं तो हर चीज़ में सेविंग्स करने की सोचती हैं। और जहाँ तक सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट की बात है, तो अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं। कुछ लोग रिस्क फ्री चाहते हैं कि बिल्कुल रिस्क ना हो, जिसमें एफडीआरस हैं या गवर्नमेंट बैंकिंग वाली स्कीम्स हैं जिसमें टैक्स के बेनिफिट्स भी मिला करते थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नया रिजीम आ रहा है उसमें बेनिफिट्स नहीं है। शेयर्स मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स ज्यादा आती हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है। जहां तक सवाल है आपका कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में क्या है, तो पोस्ट ऑफिस एक मिक्सचर ऑफ स्कीम्स देता है। मिक्सचर मैंने क्यों कहा? कुछ स्कीम ऐसी जो ट्रिपल ई में आती है, ई ई ई, कुछ स्कीम आती है जो ई टी टी में आती है, और कुछ स्कीम आती है जो खाली टैक्स के दायरे में आती है। जैसे मंथली इनकम स्कीम, MIS। मंथली इनकम स्कीम में आप पैसा जमा करवा सकते हैं, वहां से आपको एक मंथली फिक्स रिटर्न आती है, 5 साल की स्कीम होती है, लेकिन वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। और जब आप उसको जमा करवाते हैं MIS में, तब भी आपको कोई छूट नहीं मिलती है। MIS। जहां तक सवाल है पीपीएफ का, ये शायद एकमात्र ऐसी स्कीम बची है जो अभी TEE, ट्रिपल ई के दायरे में आती है। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी जब आप पैसा जमा करवाते हैं, धारा 80C में आप 1.5 लाख की छूट लेते हैं, उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स से माफी होता है। और जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं, तब भी आप उसको पैसे को, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन आपको पता होगा पीपीएफ जो स्कीम है वो एक बैंकिंग लॉकिंग के साथ आती है। लॉकिंग पीरियड उसका 15 साल है पीपीएफ, और उसका लिमिट 1.5 लाख रुपए है। लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो पीएफ में आप पैसा जमा करवाते हैं, तो एक माननीय वित्त मंत्री जी प्रोविजन लेके आई थी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा करवाएंगे तो 2.5 लाख से कम, यानी आपने 4 लाख रुपए जमा करवाया मान लीजिए, तो 2.5 लाख वाले पोर्शन पे जो ब्याज मिलेगा वो तो टैक्स से माफ, लेकिन बाकी जो 1.5 लाख बच गया उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन पीपीएफ में क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट है, आप 1.5 लाख से फालतू जमा करवा ही नहीं सकते हो, तो उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ओके, इसी तो तरह से एनएससी होती है। एनएससी, जी हाँ बिल्कुल। एनएससी कहते हैं नेशनल सेविंग स्कीम। इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एटीसी की छूट मिलती है, नहीं मिलती है, उसके बाद जो ब्याज होता है उस पर छूट मिलती है या नहीं मिलती है। तो अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि सबसे पहले तो एनएससी 6 महीने 6 साल की स्कीम होती है, 6 साल 8 महीने की स्कीम होती है। आपको जब एनएससी आप खरीदते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो आपको एग्जामेशन मिलती है 1.5 लाख रुपए की। उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है, पूरी तरह से। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, बहुत सारे लोग तो कहते हैं एग्जाम्प्ट है। वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। लेकिन इसमें एक कैविएट है, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? क्योंकि आपका ब्याज री इन्वेस्ट हो रहा होता है, तो आप एटीसी की दोबारा छूट क्लेम कर सकते हैं। आप मेरी बात समझे? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के एनएससी परचेज किए, आपको 6% का ब्याज है, तो 6,000 जो ब्याज एक्रू होगा वो तो टैक्सेबल है। पर चूंकि 6,000 वापिस री इन्वेस्ट कर रहे हैं एनएससी में, मान लेती है सरकार, तो एटीसी में अगले साल भी आप 6,000 रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। ओके। एक बहुत अच्छी स्कीम है, और मैं कहता हूं मेरे दिल के बड़े करीब है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। और सर हर ये तो आदमी ट्रिपल ई को, में आएगी ना, सुकन्या समृद्धि योजना? ये ट्रिपल ई में नहीं आती है जी। इस पर ओके। एक ही बस पॉइंट है, ये ETE में आती है। ओके। ETE का मतलब है कि आप जब पैसा जमा करवाते हैं, हम्म। 1.5 लाख, बिटिया के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं 10 साल की बिटिया के लिए। 21 साल में जाके मैच्योर होता है, और सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा अच्छा देती है, बड़ा इसको प्रोत्साहित कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ये स्कीम लेकर आए थे। 8.3% का आपको ब्याज मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना पर। और आपको लेकिन जो टैक्स होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो टैक्सेबल होता है। पर आप जब विड्रॉ करते हैं उस पैसे को, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये तो
टीई की स्कीम आती है। ओके, सो ध्यान रखें पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में जब आप निवेश करेंगे तो ये देखिए कि वो ट्रिपल ई कैटेगरी में है क्या, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, और इसमें टिफ एक ही है प्लान, वो है पीपीएफ, या फिर टीटीटी तो नहीं है, एमआईएस जैसा सर ने बताया कि इसमें आपको हर लेवल पर टैक्स लग रहा है इसलिए टीटीटी है, और सुकन्या समृद्धि ईटीई है, यानी एग्जेम्पशन आपको मिलेगा आपके निवेश पर, ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और फिर जब फाइनल आप निकालते हैं तो फिर एग्जेम्पशन लगेगा। ऐसे ही हमने एनएससी को भी समझाया अभी सर से। सर अब मैं समझना चाहूँगी बैंक फिक्स डिपॉजिट, मुझे लगता है ये हम भारतीयों का सबसे फेवरेट निवेश है, और अभी पिछले एक साल में तो इस पर जिस तरह से बैंकों ने ब्याज भी दिया है तो और भी लोगों को पसंद आने लगा है। इनफैक्ट बैंक्स भी कॉल करके कहते हैं कि एफडी करा लीजिए हमारे साथ, स्वीप इन एफडी करवा दीजिए। एफडी के टैक्सेशन को लेकर मैं देखती हूँ बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये टैक्स फ्री होती है नहीं होती है, सारे कंफ्यूजन को दूर कीजिए। बैंक की एफडी में अगर कोई निवेश करता है तो टैक्सेशन के लिहाज से क्या ध्यान रखना है? देखिए, बैंक में अगर एफडीआर करते हैं तो आप समझ लीजिए उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है, पूरी तरह से टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स देना है। और बैंक आपका टीडीएस भी काटता है धारा 194A में। पहले लिमिट 5,000 थी, बाद में लिमिट को बढ़ाकर 40,000 कर दिया। वो कंफ्यूजन क्यों आता है? कंफ्यूजन इसलिए आता है कि आपको पता होगा कि सीनियर सिटीजन के लिए या दूसरे लोगों के लिए भी 5 साल की एफडी अगर आप करवाते हो, 5 साल की एफडीआर स्कीम, तो 80C में आप छूट क्लेम कर लेते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख के दायरे में उसको छूट को क्लेम कर लेते हैं। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है उसमें, अगर आपने 5 साल से पहले उसको मैच्योर करवा लिया तो आपने जो छूट क्लेम की थी उस पर बाकी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वरना आप जो नॉर्मल एफडीआर करवाते हैं उस पर आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। हाँ, लोग एक गलती और करते हैं। क्या करते हैं प्रियंका? वो अपने माइनर बच्चे के नाम से एफडी करवा लेते हैं, या हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट किया उसके नाम से एफडी करवा लेते हैं, ताकि उसके जो ब्याज है उस पर टैक्स ना देना पड़े। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप वाइफ के नाम से अपनी इनकम में से वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं और फिर एफडी करवा रहे हैं, या अपनी इनकम में से अपने माइनर बच्चे को, अपने जो बच्चा आपका 18 साल से कम है उसके नाम से एफडी करवा दी, तो क्लबिंग प्रोविजंस लग जाते हैं। धारा है 64 में क्लबिंग होती है और वो बाकी इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाती है। ओके फाइन, तो इसका ख्याल रखिए, माइनर बच्चे या फिर वाइफ के नाम पर आप करवाएंगे तो क्लबिंग के तहत आपके ही पास वो इनकम जो है वापस आपकी इनकम मानी जाएगी, उससे जो भी ब्याज वो अर्न करेगा उस पर टैक्स देना होगा। और एक बहुत ज़रूरी बात कि एफडी टैक्स फ्री नहीं है, केवल 5 साल की एफडी जो लॉक इन के साथ जो फिक्स डिपॉजिट आती है वो अगर करवाएंगे तभी टैक्स फ्री है। कई बार लोग फिक्स डिपॉजिट की रकम को इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, अनजाने में नहीं दिखाते, उनसे मिस हो जाती है। क्या एफडी से मिले पैसे को रिटर्न में दिखाना कितना ज़रूरी है, कहाँ दिखाना चाहिए? एक तो बात हुई कि जो ब्याज मिल रहा है उसको दिखाएं, और जो मेच्योरिटी मिल रही है उस पर क्या है इनकम टैक्स के प्रावधान साहब? देखिए प्रियंका, इनकम टैक्स विभाग आपसे बैलेंस शीट नहीं मांगता है जब तक कि आपकी इनकम 50 लाख रुपए को क्रॉस ना करे। यानी 50 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो फिर तो आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फेयर देनी है। फिर तो आप जब पैसा जमा करवाएंगे बैंक में एफडीआर में तो दिखाएंगे कि मैंने बैंक में एफडीआर करवाई, और जब पैसा आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि पैसा आ गया। जहां तक ब्याज का सवाल है, ब्याज तो हर हाल में टैक्सेबल है, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ये नहीं दिखाई इनकम टैक्स रिटर्न में तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। बहुत बड़ी मुश्किल है, और आम तौर से जो मुश्किलें आ रही हैं प्रियंका आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि एआईएस आ गया, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और हर बैंक रिपोर्ट कर रहा है जब भी आपके पैन नंबर पर आपको ब्याज दे रहा है, चाहे वो सेविंग का ब्याज दे रहा है चाहे वो एफडीआर का ब्याज दे रहा है। लोग एआईएस को नहीं देखते हैं, रिटर्न को फाइल कर देते हैं, और 3 दिन में ही, अब तो हमने 24 घंटे में देखा, 24 घंटे में ही मिसमैच होके आ रहा है वहां से कि आप ये इनकम आपने नहीं लिया है तो आपको डिमांड और ब्याज क्यों ना लगाया जाए। ओके तो फिर आपको उसकी जो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको अपने रिटर्न में इसे दिखाना ज़रूरी है। और अगर जिस साल मैं रिटर्न भर रही हूँ उस साल मेरी एफडी अगर कोई मैच्योर्ड होती है सर, तो उससे मुझे कैसे दिखाना होगा उसकी मैच्योरिटी की पूरी राशि? क्योंकि मैंने अगर उस पर मान लीजिए 3 साल की एफडी थी, तीनों साल ब्याज दिखाकर उस पर टैक्स दिया, अब जब मुझे मैच्योरिटी की रकम मिलेगी तब मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी होगी? नहीं, अगर आप हर साल उस ब्याज को दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 साल की एफडीआर करवाई थी और अक्टूबर 2023 में वो मैच्योर हो रही है, तो अप्रैल से अक्टूबर 2023 यानी 6 महीने का जो ब्याज होगा वही आपका टैक्सेबल होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल का ब्याज आप उस रेस्पेक्टिव ईयर में टैक्स कर चुके हैं। लोग गलती क्या करते हैं मैं वो बताता हूं आपको। लोग गलती ये करते हैं कि उन्होंने 5 साल की एफडी करवा ली,
वो समझते हैं कि जब मैं 5 साल की एफडीआर करवा ली है तो 5 साल बाद जब ब्याज मिलेगा तभी मैं टैक्स दूंगा, एक साथ टैक्स दूंगा। अब चूंकि उनका टीडीएस कट जाता है, बैंक में हर साल टीडीएस कटता है जब भी बैंक मैच्योर होता है। अगर आपको ये सहूलियत सरकार ने दी है कि जब आप रिसीव करें 5 साल बाद या 3 साल बाद, आप अपने इनकम को तब दिखा सकते हैं, पर उस केस में आपको क्या करना होगा, अपने टीडीएस को भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लोग गलती करते हैं प्रियंका, टीडीएस का तो रिफंड ले लेते हैं और इनकम को हम्म। नहीं देते हैं, और जब पकड़े जाओगे तो फिर सरकार आपको बख्शने वाली नहीं। ओके, ऑल राइट। अब फिक्स्ड इनकम की हम बात कर रहे हैं सर, तो एक और फिक्स्ड इनकम का पॉपुलर तरीका है बॉन्ड। अब दो तरह के बॉन्ड हैं, गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हैं। बॉन्ड से होने वाली कमाई पर जरा टैक्सेशन को समझाइए। देखिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स को आप सीधा खरीद सकते हैं। आरबीआई ऑनलाइन जाइए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स को खरीद लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी, जो आपने शुरू में कहा था कि लोग रिस्क फ्री चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है तो कोई रिस्क कहीं तक भी नहीं होता है। आप प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। आपको रेटिंग देखनी होती है, वो ट्रिपल ए रेटेड है, डबल ए रेटेड है। ऑफ कोर्स उनका ब्याज ज्यादा होता है, 9, 10, 11% तक के बॉन्ड्स मार्केट में आते हैं। सरकारी बॉन्ड्स जो हैं उनकी मैच्योरिटी भी लंबी है, 5, 10, 15, 20 साल की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम है, 1.5-2%, यानी 6, 6.5, 7% पे, या 7.5% तक का उसका ब्याज होता है। डिपेंड करता है कि कितना लंबा बॉन्ड है और कौन बैक कर रहा है। अगर सरकार बैक कर रही है तो ऑफकोर्स उसका ब्याज कम होता है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन है, इरेडा है, ये सरकारी एजेंसी है, इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है और गवर्नमेंट की बैकिंग भी है एक तरह से। आप जो भी आप पीएसयू के बॉन्ड्स लेते हैं तो आप ऐसा चूज कर सकते हैं, ऐसा मिक्सचर बना सकते हैं कि आप कुछ पीएसयू के बॉन्ड ले लीजिए, कुछ आरबीआई के बॉन्ड ले लीजिए, कुछ अच्छी प्राइवेट कंपनी जिनके ट्रिपल रेटेड कंपनी है उनके बॉन्ड्स ले लीजिए। पर आप ध्यान रखिए, अगर बॉन्ड्स फिक्स मैच्योरिटी वाले हैं जहां आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पूरा टैक्सेबल होता है। हाँ, कुछ बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड सिक्योरिटीज में आते हैं, तो सरकार ने आपको एक सहूलियत दे दी है। सहूलियत क्या दी है कि अगर वो लॉन्ग टर्म है तो केवल आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, या बिना इंडेक्सेशन के 20% टैक्स दे दीजिए। और जो आपको इनकम इंटरेस्ट से आ रही है, ऑफ कोर्स वो तो उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगी जब आपको ब्याज मिलेगा। सर, कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड भी आते हैं क्या? ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड कैसे काम करते हैं? और क्योंकि नाम टैक्स फ्री है तो यहाँ पर तो टैक्स बचेगा, राइट? टैक्स फ्री का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है कि टैक्स फ्री का मतलब है कि कोई टैक्स नहीं लगना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल टैक्स फ्री बॉन्ड नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुराने बॉन्ड्स को आप, टैक्स फ्री बॉन्ड्स को आप परचेज कर सकते हैं। पर प्रियंका, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम होता है। अगर आप प्री या पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट एट पार आता है। हाँ, आप खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, सिक्योरिटीज में भी अवेलेबल है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, आप ले सकते हैं। ओके, सो टैक्स फ्री बॉन्ड लेकिन नए जारी नहीं हुए हैं, सर ने बताया है। पुराने जो चल रहे हैं आप वो लेंगे, ब्याज इसमें कम होगा, लेकिन हाँ, ये टैक्स में इसमें आपको छूट मिलती है। बॉन्ड की श्रेणी में एक और बॉन्ड है और जिसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्योंकि अब दिवाली भी करीब है, लोग गोल्ड खरीदते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक तरीका हो सकता है अगर आप गोल्ड में प्योरली निवेश के नज़रिए से खरीदना चाहते हैं। जरा इस पे लगने वाले टैक्स, ब्याज और मैच्योरिटी पर थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा तब तो कोई कैपिटल गेन या इस पे तो सरकार भी, आरबीआई भी सालाना आपको एनुअली एक ब्याज दे रही होगी, उस पर टैक्स लगेगा। वो मुझे क्या अपने रिटर्न में दिखाना है? प्रियंका, जैसे मैंने बताया था कि एक स्कीम तो सुकन्या समृद्धि योजना, जिसका मैं बड़ा फैन हूँ, और दूसरी स्कीम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये भारत सरकार की इतनी अच्छी स्कीम है और विशेषकर महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए स्कीम निकाली है। सोने की बढ़ती हुई कीमतों से हर आदमी परेशान होता है और हर आदमी को चिंता होती है अपनी बिटिया की शादी करने के लिए, तो सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला है। सोने पे सुहागा अगर कोई स्कीम है तो शायद यही है, जिसमें सरकार ने आपसे कहा है कि आप पेपर गोल्ड ले लीजिए। पेपर गोल्ड यानी आपको एक तो कहाँ चोरी का डर, ना खोने का डर, ना गलने का डर। पेपर गोल्ड की फॉर्म में आपको मिलता है। 4 ग्राम से 4 किलो तक आप सोना परचेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो अच्छी बात है, जब मेच्योरिटी होगी 8 साल में तो आपको उतना ही सोना मिलेगा। यानी आपने अगर मान लीजिए 1 तोला सोना खरीदा, 10 ग्राम सोना खरीदा, तो आपको 10 ग्राम सोना मिल जाएगा। आपको सोने के बढ़ते भावों से चिंता से मुक्ति। और तीसरा फायदा ये कि इस पर 2.5% का सरकार आपको ब्याज भी दे रही है। और सबसे बड़ा फायदा, इस पर कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल टैक्स फ्री है। ब्याज तो टैक्सेबल है, बाकी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, क्योंकि कैपिटल असेट ही नहीं माना सरकार ने। यानी
अगर आप 8 साल बाद मेच्योरिटी लेते हैं, आज सोने का भाव 60,000 रुपये तोला है, अगर ये 1 लाख रुपए हो जाता है 8 साल बाद, तो आपको 1 तोले के बदले 1 तोला, 4 ग्राम के बदले 4 ग्राम सोना ही मिलेगा। और जो 40,000 का फायदा आपको हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं है, बशर्ते आप उसको बॉन्ड को 8 साल तक होल्ड करेंगे, रिडम्पशन। हाँ, लेकिन अगर आपने उसको बेच दिया बीच में, आपने रिडम्पशन करवा लिया, आपने जाके बेच दिया उसको स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। तो बड़ी ओके। अच्छी स्कीम है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे बढ़िया स्कीम पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो हमें आज सुनील सर के दो टॉप इन्वेस्टमेंट जो उनको आइडियाज पसंद आते हैं वो भी मिले हैं। पहला सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सर, आपने अभी कहा कि इसको आप अगर 8 साल तक होल्ड करेंगे तब तो टैक्स की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जैसे कहा स्टॉक मार्केट में इसकी ट्रेडिंग भी होती है, तो अगर कोई इसको 8 साल के पहले स्टॉक मार्केट में इसको अगर ट्रेड कर देता है तो फिर क्या होता है? तब टैक्स के नियम किस तरह से इस पर लागू होते हैं? तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर 36 महीने आपने होल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर 36 महीने से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन उसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और 8 साल के बाद आप रिडीम करवाएंगे। देखिए, सेल में और रिडीम में फर्क है। रिडीम का मतलब है आप 8 साल तक होल्ड करते हैं धैर्य के साथ में, फिर रिडीम करवाते हैं, बीच में बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। ओके, 8 साल के बाद आप रिडीम करेंगे तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट? और जो ब्याज जी मुझे जी, मिलता रहेगा 8 साल, जो मुझे आरबीआई ब्याज दे रही है उस पर कुछ आई थिंक वो 2.5%, टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल है? वो वो मुझे टैक्सेबल हर साल दिखाना है या आखिर में जब मैच्योर होगा तब दिखाना है? ये भी मैंने आपको बताया ना कि लोग यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं, और विशेषकर जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको नहीं पता होता है। सरकार ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। आप चाहते हैं कि मैं 8 साल बाद जब मिले तो मैं ओके। दिखाऊं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आप हर साल दिखाना चाहें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक की एफडीआर का ब्याज को 5 साल बाद दिखाना चाहते हैं जब मैच्योर हो रहा है, तो कृपया ध्यान रखिए, जो बैंक में टीडीएस आपका काट लिया है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। अब इनकम टैक्स रिटर्न में चेंजेस कर दिए हैं, अब आप टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 5 साल के।